नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। और अपनी चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी। और राजस्थान ज्योग्राफी की ये सीरीज आपके जितने भी राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन राजस्थान की पढ़ रहे हैं नदियां। और राजस्थान की नदियों के अंदर अपन ने आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ लिया है जो राजस्थान का 60% पानी रखती है। उसके बाद में अपन ने अरब सागरी नदियां पढ़ा है जो राजस्थान का 17% पानी रखती है। और उसके बाद में आज जो अपनी क्लास होगी वो देखेंगे अपन बंगाल की खाड़ी में जो पानी ले जाने वाली राजस्थान की नदियां हैं। ठीक है, और वो कितने परसेंट हिस्से को लेके जाती है? 23% हिस्से को लेके जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। ठीक, सबसे पहले अपन देखते हैं कि बंगाल की जो खाड़ी है, ठीक है, ये दोस्तों देखो, ये इंडिया का मैप है और आप सबको पता है कि इधर क्या है, अरब सागर है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अब राजस्थान की यहां से कोई नदी निकल रही है तो वो अपना पानी आगे कोई नदी को देगी, वो नदी आगे पानी अपना किसी और नदी को देगी, ऐसे करके ये पानी कैसे आएगा? बंगाल की खाड़ी में आएगा। इसलिए राजस्थान की वह नदियां जो अपना पानी किसी और ट्रिब्यूटरी जो नदी है और किसी नदी को देती है, और फिर वो नदी और किसी को अपना पानी देती है, और एटलीस्ट वो पानी कहां चला जाता है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है, तो राजस्थान की ऐसी कौन कौन से नदियां उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं चंबल नदी के बारे में। ठीक है, तो चंबल नदी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। चंबल नदी के लिए क्या क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है। देखो चंबल नदी के लिए, ठीक है, एक तो जो चंबल नदी है, चंबल नदी कहां से निकलती है तो अपन को ध्यान रखना है मऊ छावनी। ये मऊ छावनी कहां पे है तो आपको ध्यान रखना है ये मऊ छावनी कहां है? जना पाव की पहाड़ी। जना पाव की पहाड़ियां कहां पे है? एमपी के अंदर है। सीटी एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात किसके कर रहे हैं? चंबल नदी की। चंबल नदी निकलती कहां से है तो आपको ध्यान रखना है मऊ छावनी। मऊ छावनी कहां पे है तो आपको यह ध्यान रखना है कि एमपी के अंदर है, जना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये जो चंबल नदी है इसके और नाम क्या क्या है तो आपको ध्यान रखना है कि इसे राजस्थान की क्या कहते हैं? कामधेनु नदी कहते हैं। इसे राजस्थान की क्या कहते हैं? कामधेनु नदी कहते हैं। इसे राजस्थान के अंदर क्या कहते हैं? चरमवती नदी के नाम से भी जानते हैं। चंबल का दूसरा नाम क्या है? चरमवती नदी है। अच्छा, इसके अलावा आपसे एग्जाम में अगर कभी पूछ ले कि राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो 12 मासी है, यानी 12 महीने तक लगातार बहती है। देखो अधिकांश नदियां क्या होती है कि बारिश आती है तब बहती है। राजस्थान की अधिकांश नदियां क्या होती है? जब बारिश आती है तभी बहती है, उसके अलावा वो सूख जाती है। लेकिन चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो 12 मास बहती रहती है, यानी हर साल के अंदर जो 12 महीने होते हैं और 12 महीने ये क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि राजस्थान की 12 मासी नदी कौन सी है तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान की 12 मासी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। राजस्थान की 12 मासी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। ठीक है, उसके बाद में आपको देखो ये भी ध्यान रखना है कि ये राजस्थान में एंटर कहां से करती है। ठीक है, तो राजस्थान में एक जगह है 84गढ़, और ये 84गढ़ जगह कहां पे है? चित्तौड़ के अंदर। कहां पे है? चित्तौड़ के अंदर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से कर रही है तो बोले 84गढ़ चित्तौड़ जो जिला है वहां से ये नदी राजस्थान में क्या कर रही है? एंटर कर रही है। ठीक है, इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये राजस्थान की क्या है? सबसे लंबी नदी है। वापिस बता देता हूं, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपने बोलना है घग्गर नदी। ठीक है, उसने ना पूर्णतः बोला ना और कुछ बोला, बस उसने ये बोला है एग्जामिनर ने कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है आंतरिक प्रवाह की, तो आपको बोलना है घग्गर नदी। लेकिन अगर एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, तब आपको ध्यान रखना है कांतली नदी है। कौन सी नदी है? कांतली नदी है। ठीक है, अब आपको यह ध्यान रखना है कि उसने आंतरिक प्रवाह नहीं बोला है, उसने बोला है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसने आंतरिक प्रवाह नहीं बोला है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर चंबल हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, उस एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने के अकॉर्डिंग ही अपने को क्या देना होगा? आंसर देना होगा। ठीक है, तो राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी है। ठीक है, कोटा के अंदर इस नदी के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, कोटा के अंदर एनएच कौन सा जा रहा है? एनएच 27 है भाई। नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे कौन सा है? 27 है। ठीक है, अब ये जो कोटा में नेशनल हाईवे 27 है, इस नेशनल हाईवे 27 को अपन किस नाम से जानते हैं? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर भाई, ये आपने अगर भारत का नक्शा देखा होगा, ये इंडिया का मैप है।
इस इंडिया के मैप के अंदर आपको ये दिशा कौन सी है नॉर्थ है, ये दिशा कौन सी है साउथ है। तो यहाँ पे आपने एक कॉरिडोर देखा होगा, इस कॉरिडोर को बोलते हैं उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। ठीक है, इस कॉरिडोर को कौन सा बोलते हैं, उत्तर। भारत को उत्तर से लेके कौन सा कहां तक जोड़ रहा है, दक्षिण में जोड़ रहा है। वहीं आपने एक कॉरिडोर का नाम और सुना होगा, उसका नाम है, ये भारत की कौन सी दिशा है, तो ये भारत की ईस्ट है और ये कौन सी है, वेस्ट है। तो यहाँ पे एक कॉरिडोर और है, इसको बोलते हैं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। कौन सा कॉरिडोर बोलते हैं, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ये जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, इसका नाम ही क्या है, तो अपन बोलेंगे इसका नाम है NH 27। अब ये जो NH 27 है, ये राजस्थान में कहां से निकल रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जब अपन सड़कें पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है, ये राजस्थान के कोटा जिले से निकलता है और कोटा जिले के अंदर चंबल नदी के ऊपर इस NH 27 के अंदर राजस्थान का पहला क्या बना हुआ है, हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, ये राजस्थान का यहाँ पर क्या बना हुआ है, राजस्थान पे पहला हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। ये हैंगिंग ब्रिज क्या होता है सर, हमें समझ में नहीं आया, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, मान लो ये पुल है, ठीक है, ये पुल है और ये क्या है, रोड है। तो हमेशा आपने जो बाकी पुल देखते हो तो उसमें कैसे देखते हो कि ये तो होते हैं नीचे पिलर्स और ये होती है उसके ऊपर बनी हुई क्या, रोड, और इसके ऊपर चल रही होती है आपकी क्या, गाड़ी चल रही होती है। ठीक है, जबकि ये जो चंबल ब्रिज है, ये चंबल ब्रिज के अंदर क्या है कि एक पिलर यहाँ पे होगा, दो टावर यहाँ पे होंगे और दो टावर यहाँ पे होंगे, और पूरे नीचे यहाँ पे कोई भी क्या नहीं होगा, पिलर नहीं होगा, बस पानी भर रहा, पानी चल रहा होगा। और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या बनी हुई होती है, केबल्स बिछी हुई होती है। ठीक है, ऐसे करके क्या बिछी हुई होती है, केबल बिछी हुई होती है। ठीक है, ये केबल इसको क्या कर रही है, बांधे हुए रखती है। ये केबल इसको क्या कर रही है, बांधे हुए, यानी ये हवा में क्या है, झूलता हुआ ब्रिज है। ये हवा में कैसा है, झूलता हुआ ब्रिज है, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या चल रही है, आपकी गाड़ियां चल रही है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले कि राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज कौन सी नदी के ऊपर है, तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का पहला जो हैंगिंग ब्रिज है वो चंबल नदी के ऊपर है, कोटा के अंदर है, NH 27 के ऊपर है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या कह रहा है कि चंबल नदी किन जिलों के बीच में सीमा बनाती है। देखो, कोटा बूंदी के बीच में भी क्या बना रही है, सीमा बना रही है, और कोटा और सवाई माधोपुर के अंदर भी ये क्या बनाती है, सीमा बनाती है। आपको याद रखना है, एग्जामिनर आज के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ सकता है और स्टेटमेंट के अंदर पूछ ले कि चंबल नदी कोटा और टोंक के बीच में सीमा बनाती है, क्या ये कथन सही है, तो आपको ध्यान रखना है, नहीं, चंबल नदी कोटा और बूंदी में सीमा बनाती है, कोटा और सवाई माधोपुर के बीच में क्या बनाती है, सीमा बनाती है। ठीक है, इसके अलावा अपन को यह ध्यान रखना है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 966 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 135 किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 135 किलोमीटर है। बाकी ओवरऑल अगर लंबाई की बात करें तो 966 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया था, चंबल नदी अवनालिका अपर्दन करती है। ठीक है, इरोजन का एक प्रकार है जिसे अपन बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन मैंने पिछली क्लास में बताया था, वापस बता देता हूं, अवनालिका अपर्दन क्या होता है। मान लो ये चंबल नदी बह रही है, ये चंबल नदी ऐसे जा रही है, चंबल नदी क्या करेगी, ऐसे शाखाएं बना लेगी और इन शाखाओं के अंदर अलग अलग अलग, ठीक है, ये शाखाएं बना ली। अब क्या होगा कि ये जो बीच वाला हिस्सा है चंबल नदी के इधर वाला, ये जो हिस्सा रहेगा, ठीक है, यहां से तो पानी भर रहा है, लेकिन ये क्या होगा, लैंड वाला हिस्सा होगा ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चंबल नदी क्या कह रही है, बह रही है, और बहते हुए इसने क्या कर लिया, जमीन के अंदर गहरे गड्ढे बना लिए, नालियां बना ली। नाली एक तो छोटी होती है, लेकिन यहाँ पे कैसी नाली बन रही है, बड़ी बड़ी नालियां बन रही है, बहुत बड़ी बड़ी नालियां बन रही है। ठीक है, एक नाली ये हो गई, एक नाली ये हो गई। तो अब जो नाली बन रही है उसके बीच के अंदर ये नाली है, ये नाली है, इन दोनों के बीच वाला हिस्सा क्या होता है, बड़ा सा एक पत्थर चट्टान की तरह हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कैसा इलाका है, पथरीला इलाका है। ठीक है, कैसा इलाका है, पथरीला इलाका। तो बीच वाला हिस्सा तो क्या हो गया, एक चट्टान की तरह हो गया, और खड्डों के अंदर से चंबल नदी बह रही है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो चंबल नदी क्या कर रही है, अवनालिका अपर्दन करती है, और ये जो पूरी लैंड है, इस लैंड के ऊपर क्या करती है, बैडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण करती है। क्या करती है, बैडलैंड टोपोग्राफी का क्या करती है, निर्माण करती है। बैडलैंड टोपोग्राफी को हिंदी में बोल दो उत्खात स्थलाकृति बोल दो, हिंदी में इसे क्या बोल देते हैं, उत्खात स्थलाकृति। और ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, नाली के अंदर खड्डा हो गया, बाकी जो ऊपर वाला हिस्सा बचा हुआ रहता है जगह जगह, उस हिस्से को अपन क्या बोल देते हैं, डांग बोल देते हैं। उसी हिस्से को अपन क्या बोल देते हैं, डांग बोल देते हैं भाई। उसी हिस्से को अपन क्या बोल देते हैं, बीहड़ बोल दो या डांग बोल दो। एक्चुअल में होता क्या था कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर पौराणिक जो कथाएं हैं
उनके अनुसार तो यहाँ पे इसको श्राप मिला हुआ है, इस वजह से ये ऐसा करती है, ठीक है। बाकी अपने को साइंस के हिसाब से देखना, ये नली जो है अवनालिका प्रदान करती है और इस वजह से क्या करती है, बैडलैंड टोपोग्राफी बनाती है और इस वजह से जो डाकू होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, यहीं पर आकर छुपते थे पुराने जमाने के अंदर। अब तो क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई। पुराने जमाने के अंदर इन जो नालियां अवनालिका प्रदान द्वारा जो हिस्सा था उसके अंदर छुप जाते थे, या फिर जब इनको किसी को देखना होता था तो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर बैठ के दूर से लोगों को देख लेते थे और इन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता था। इसीलिए जो आपके जो गाने बने वो हमेशा आप ध्यान रखना, ये जो मेरे पीछे बैठे हैं वो चंबल के डाकू हैं, तो वो चंबल के डाकू इसीलिए पड़ा है। कभी यमुना के डाकू, गंगा के डाकू, नर्मदा के डाकू, गोदावरी के डाकू आपने कभी नहीं सुना होगा। रीजन सिर्फ यही है कि ये वजह क्या है, अवनालिका प्रदान करती है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो अवनालिका प्रदान करती है, चंबल नदी करती है। इस अवनालिका प्रदान से क्या बनता है, तो बोले बैडलैंड टोपोग्राफी या उत्खात शिलाकृतियों का निर्माण होता है। इसमें जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बीहड़ या डांग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि करौली जो जिला है, ठीक है, करौली जिले को डांग की क्या कहते हैं, रानी कहते हैं। करौली जिले को एग्जाम में पूछ सकता है, सीटी के अंदर ये पूछ सकता है कि डांग की रानी किस जिले को कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है करौली जिले को क्या कहते हैं, डांग की रानी कहते हैं। मैं हमेशा बताता हूं कि राजस्थान में सर्वाधिक धोख के वन कहां पे है, करौली के अंदर। राजस्थान में सबसे ज्यादा वन भी कौन से हैं, धोख के, और धोख के वन भी राजस्थान में सर्वाधिक कहां पे है, तो करौली वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको सर्वाधिक धोख के वन देखने को मिलते हैं। यहीं पे आपको केला देवी माता का मंदिर देखने को मिलता है, ठीक है, जहां पे उनकी आराधना में उनके भी जो भक्त है वो लांगुरिया गीत गाते हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो मंदिर है वो काली सिल नदी के किनारे, सिंध नहीं है, काली सिल नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक बीहड़, ठीक है, ये विस्तार कहां पे है, तो आपको ध्यान रखना है सवाई माधोपुर के अंदर है। अगर बीहड़ की डेंसिटी की बात करें तो सर्वाधिक धौलपुर के अंदर मिलता है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से तो कौन सा हो जाएगा, सवाई माधोपुर। और सबसे ज्यादा जो डेंस इलाका है जहां पे आपको घनत्व इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा तो वो कौन सा होगा, धौलपुर का होगा, ठीक है। इसके बाद में आपको आरएस का ये क्वेश्चन है, ठीक है, आरएस में बहुत बार पूछा गया है, आगे भी आरएस का ये फेवरेट क्वेश्चन रहेगा आरपीएससी का, कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। डांग क्षेत्र किसको कहते हैं, जहां चंबल नदी क्या कर रही है, अपवाह कर रही है अवनालिका अपर्दन के द्वारा। तो ये जो एरिया है इसको सरकार क्या चाहती है, डेवलप करना चाहती है, ताकि यहाँ पे बेसिक आधारभूत जो व्यवस्थाएं उनका निर्माण हो और लोग क्या करें, जो काम करने की तरफ अग्रसर हो सके। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब से कब चला था, तो 1994-95 में चला था, ठीक है। अब ये वापस कब शुरू हुआ, तो 2004 और 5 के अंदर ये क्या हुआ, वापस शुरू हुआ। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, डांग क्षेत्र शुरू कब हुआ, पुनः शुरू कब हुआ, वर्तमान में इसमें कौन से जिले शामिल हैं, तो आपको ध्यान रखना है भरतपुर संभाग और हाड़ौती संभाग के सभी जिले इसके अंदर क्या है, शामिल है डांग क्षेत्र में। आगे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और है कि जो डांग क्षेत्र कार्यक्रम है इसमें पैसा किसका लगता है, तो 100% जो वित्त पोषण है वो राज्य सरकार का लगता है। मतलब केंद्र सरकार इसमें कोई पैसा नहीं देती है, राज्य सरकार के द्वारा डांग क्षेत्र को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसी वजह से इसका नाम डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज अपन बात करते हैं, क्या चंबल नदी के ऊपर कोई जलप्रपात भी है क्या, वाटरफॉल भी है क्या, बिल्कुल साहब, चंबल नदी के ऊपर क्या है, जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, तो आपको ध्यान रखना है चूलिया जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात कहां पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। और ये राजस्थान का सबसे क्या है, ऊंचा जलप्रपात है। कितने मीटर ऊंचा है, 81 मीटर ऊंचा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था जाखम बांध। कौन सा बांध है, जाखम बांध। और ये जाखम बांध कहां पे है, प्रतापगढ़ के अंदर है। कहां पर है, प्रतापगढ़ के अंदर। और ये जाखम बांध की अगर ऊंचाई की बात करें तो मैंने बोला था 81 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है, 81 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था राजस्थान की सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, तो अपन बोलेंगे जाखम बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा है, माही बजाज सागर। कौन सा है, माही बजाज सागर। माही बजाज सागर कहां पे है, तो आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है। कितने किलोमीटर लंबा है, तो आपको ध्यान रखना है 3.1 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। लेकिन जब आप चंबल नदी के ऊपर जो जलप्रपात है उसकी बात करोगे तो इस 81 का उल्टा कर दो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा।
मतलब चंबल नदी के ऊपर राजस्थान का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप बोलोगे 18 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है, 18 मीटर ऊंचा है। ये कहां पर है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। प्रताप का नाम या वाटरफॉल का नाम क्या है, तो आप बोलोगे चूलिया जलप्रपात। कौन सी नदी पे है, तो चंबल नदी के ऊपर स्थित। स्क्रीनशॉट ले आप इसका एक बार। आगे देखो, आपको मैं थोड़ा सा चंबल नदी के बारे में, जो मैप है, मेरे पास मैप मिला नहीं है तो इसलिए मैंने जो अपने नोट्स है वहां से मैंने ये मैप आपको दिया है। ठीक है, ये कौन सी नदी जा रही है, चंबल नदी जा रही है। ठीक है, ये कौन सी नदी जा रही है, चंबल नदी जा रही है। ये भाई नदी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है ये नदी कौन सी है, चंबल नदी है। ये नदी कौन सी है, चंबल नदी है। ठीक है, ये मैप देख लेना। इस मैप के अंदर ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है, ये नदी कौन सी है, चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल। ठीक है, मैं तीर का निशान लगा रहा हूं, इसका मतलब ये इस दिशा के अंदर ये एक नदी क्या कर रही है, चल रही है। नदी क्या कर रही है, चल रही है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके अंदर सहायक नदी कौन सी मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है इस नदी का नाम क्या है, गुंजाली नदी। कौन सी नदी है, गुंजाली नदी। कौन सी नदी, गुंजाली नदी। अगर इसके बाद में अगर अपन बात करें कि इसके अंदर और कौन सी नदी मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर सबसे बाद में इंपॉर्टेंट नदी है वो कौन सी नदी है, बामणी नदी है। कौन सी नदी है, बामणी नदी है। कौन सी नदी है, बामणी नदी है। दिख रहा है आपको। इसके बाद में अगर आपसे बात करें कि आगे इसके अंदर वापस कौन सी नदी आके मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नदी रहेगी वो कौन सी है, मेज नदी है। मैंने इसमें मोड़ बनाए हैं और ये बनाने का रीजन ही यही है कि ये पूछा जाता है कि चंबल की वह कौन सी सहायक नदी है या राजस्थान की वह कौन सी नदी है जिसमें 99 मोड़ है। तो आपको ध्यान रखना है मेज नदी के अंदर कितने मोड़ है, 99 मोड़ है। अच्छा, ये जो मेज नदी है, इस मेज नदी के अंदर ही आपको क्या मिलेगी, सहायक नदियां मिलेगी। अब मेज नदी के अंदर सहायक नदियां कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो, बाजन नदी आ गई। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बाजन किसकी सहायक नदी है, तो आपको ध्यान रखना है मेज की। आपको ध्यान रखना है जो घोड़ा पछाड़ है, घोड़ा पछाड़ किसकी सहायक नदी है, तो आपको ध्यान रखना है घोड़ा पछाड़ किसकी है, मेज की। आपको ध्यान रखना है मांगली नदी किसकी सहायक नदी है, मांगली नदी। तो आपको ध्यान रखना है मेज की। आपको अगर पूछ लिया जाए कि कुराल किसकी सहायक नदी है, ठीक है, कुराल किसकी सहायक नदी है, तो आपको ध्यान रखना है कुराल नदी भी किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं नदी इस दिशा में जा रही है, तो मैंने आपको बोला था कि आप उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ। ये हाथ हो जाएगा चंबल का लेफ्ट हैंड और ये हो जाएगा राइट हैंड। तो अभी जो अपन नदियां देख रहे हैं वो कौन सी है, चंबल की बाएं हाथ की सहायक नदियां। कौन सी देख रहे हैं, ये बाएं हाथ की। कौन सी है, बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे अपन देखते हैं तो चंबल की सबसे बड़ी बाएं हाथ की सहायक नदी कौन सी है, उस नदी का नाम आता है बनास नदी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे, वीआईपी है बनास नदी, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सहायक नदी है। आगे अपन चंबल की और सहायक नदी देखते हैं बाएं हाथ की, तो उस नदी का नाम आएगा चाकण नदी। ठीक है, चाकण सिंचाई परियोजना भी है, चाकण नदी भी है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि चंबल की दाएं हाथ की, ठीक है, चंबल की दाएं हाथ की सहायक नदियां कौन सी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो दाएं हाथ की सहायक नदी है उस नदी का नाम कौन सा होगा, तो उस नदी का नाम होगा काली सिंध। कौन सी नदी है, ये रही काली सिंध, काली सिंध नदी। ठीक है, कौन सी नदी, काली सिंध नदी। ठीक, अब काली सिंध नदी इधर जा रही है तो ये काली सिंध के इधर हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि काली सिंध के जो इधर राइट हैंड की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, सॉरी, परवन नदी हो जाएगी। काली सिंध के यहाँ पे जो सहायक नदी होगी वो कौन सी हो जाएगी, परवन नदी हो जाएगी। कौन सी नदी है, परवन नदी हो जाएगी। और परवन नदी कहाँ पे, 12 के अंदर यहाँ पे कौन सा बना हुआ है, शेरगढ़। कौन सा अभ्यारण बना हुआ है, शेरगढ़ अभ्यारण। ठीक है, शेरगढ़ अभ्यारण कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है परवन नदी के किनारे। फिर यहीं पे इधर दाएं हाथ की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है चौली नदी। कौन सी नदी है, चौली। इसके बाद में इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है चोली नदी। इसके बाद में इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो इसको आपको ध्यान रखना है पीपला नदी। कौन सी है, पीपला।
इसके बाद में सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, जो राइट हैंड की होगी उसका नाम होगा आमझर नदी। देखो आपको अभी बुरा लग सकता है कि बहुत ज्यादा मटेरियल है, लेकिन ये मटेरियल ज्यादा नहीं है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नदियों से पक्का आएगा। आप अगर नदियां पढ़ के चले गए तो इसका मतलब है कि आप एक या दो क्वेश्चन आराम से इसमें क्या कर दोगे, सही कर दोगे। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है कि गलत हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है कि गलत होने का कोई चांस नहीं है। अगर बात करेंगे चंबल की बाएं हाथ की सहायक नदियां कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है आहू नदी। कौन सी नदी है, आहू नदी। उसके बाद में और देखते हैं तो कौन सी है, उजाड़ नदी। कौन सी है, उजाड़ नदी। इसके अलावा और कौन सी है, तो चंद्रभागा नदी। कौन सी नदी है, चंद्रभागा नदी। कौन सी नदी, चंद्रभागा नदी। इसके अलावा आप नदी देख लो, निवाज नदी है। कौन सी नदी है, निवाज नदी। ये सब चंबल की क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि काली सिंध जो चंबल की दाएं हाथ की सबसे लंबी सहायक नदी है, उसकी ये क्या है, सहायक नदियां हैं। अब चंबल की दाएं हाथ की अपन सहायक नदियों की बात करें तो एक नंबर पे तो कौन सी होगी, काली सिंध होगी। दूसरे नंबर पे आपको देख लो ये कौन सी नदी होगी चंबल की दाएं हाथ की, ये नदी है पार्वती नदी। कौन सी नदी है, पार्वती नदी। और पार्वती का स्वभाव कैसे है, कूल है। पार्वती का स्वभाव कैसा है, कूल है। तो आपको ये ध्यान रख लेना, ट्रिक है कि पार्वती का स्वभाव कैसा है, कूल। और कूल किसकी सहायक नदी हो जाएगी, तो आपको ध्यान रख लेना है कूल किसकी सहायक नदी है, पार्वती की सहायक नदी है। कूल किसकी सहायक नदी है, पार्वती की। इसके अलावा चंबल की और सहायक नदी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है सीप। कौन सी है, सीप। इसके अलावा चंबल की और कौन सी सहायक नदी है, तो आपको ध्यान रखना है कुन्नू। कौन सी नदी है, कुन्नू। ये चंबल की कैसी नदियां हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है चंबल की दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, रट लेना। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। चंबल नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। आगे देखते हैं चंबल नदी का जो अपुआह क्षेत्र है। चंबल नदी की किसकी बात हो रही है, अपुआह क्षेत्र की बात हो रही है। तो अपुआह क्षेत्र के अंदर कौन सा जिला शामिल होता है, चित्तौड़गढ़, कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, करौली है और धौलपुर है। ठीक है, अगर मैं आपको मैप बना के बताऊं कि ये राजस्थान का क्या है, मैप है, ये राजस्थान का क्या है, मैप है भाई। ये राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के मैप के अंदर ये नदी चंबल नदी जो यहां से निकल रही है, और ये यहां से निकलने के बाद में ऐसे 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 ये ऐसे चलती है। ठीक है, तो राजस्थान में ये कहां से प्रवेश कर रही है, चित्तौड़गढ़ से। कहां से प्रवेश कर रही है, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश कर रही है। चित्तौड़गढ़ के बाद में ये कहां जाती है, तो आपको ध्यान रखना है ये जिला कौन सा आता है, कोटा आता है। इसके बाद में कौन सा जिला आता है, बूंदी आता है। इसके बाद में यहाँ पे कौन सा है, सवाई माधोपुर आता है। सवाई माधोपुर के बाद में यहाँ पे कौन सा जिला आता है, करौली जिला आता है। और इसके बाद में कौन सा जिला आता है, धौलपुर जिला आता है। ठीक है, तो इस प्रकार चंबल नदी राजस्थान के अंदर क्या करती है, बहती हुई चलती है। ये इसका क्या रहेगा, क्रम रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि चंबल नदी इन इन जिलों के अंदर क्या करती है, बहती है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि चंबल नदी की अपन ने बात कर ली। बाएं हाथ की सहायक नदियां गुंजाली है, बामणी है, मेज है, बनास है और चाकण है। बनास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वीआईपी है बनास। इसकी सबसे लंबी बाएं हाथ की सहायक नदी और सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। मेज के अंदर अपने को ध्यान रखना, आगे बताऊंगा, 99 मोड़ है, कुराल नदी, मांगली नदी और बाजड़ नदी। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, मेज की है। और मांगली, मेज की सहायक नदी कौन सी है, मांगली। और मांगली की सहायक नदी कौन सी है, घोड़ा पछाड़। एग्जाम अंदर बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, घोड़ा पछाड़ किसकी सहायक नदी है। तो आपको ध्यान रखना है चंबल की सहायक नदी है। चंबल में भी पूछे तो किसकी है, तो आपको ध्यान रखना है मेज की सहायक नदी है। और मेज में भी अगर आपसे पूछ लिया तो आपको ध्यान रखना है मांगली की क्या है, सहायक नदी कौन सी है, घोड़ा पछाड़ है। फिर आ जाते हैं अपन चंबल के दाएं हाथ के अंदर। तो दाएं हाथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी होगी, काली सिंध नदी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाएगी, काली सिंध। उसके बाद में पार्वती, इसके बाद में सीप और इसके बाद में कुन्नू। ठीक है, अब अगर बात करेंगे पार्वती की सहायक नदियां कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है आहू और परवन नदियां। ठीक है, परवन की सहायक नदियां कौन सी है, तो फिर आपको ध्यान रखना है निमाज, छापी और काली खोह नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, काली खोह नदी है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले, बहुत ज्यादा काम का है, इसको रट लेना, घोल के पी जाना। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपको इसी के हिसाब से अपने नोट्स क्या कर लो, तैयार कर लो।
अगर आपने इस हिसाब से अपने नोट्स तैयार कर लिए तो आपको कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की आगे नहीं होगी। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं चंबल की क्या है, बाएं हाथ की सहायक नदियां। ठीक है, अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं, चंबल की बाएं हाथ की सहायक नदियों की बात करें। मैंने आपको बोला था सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, गुंजाली नदी। बाएं हाथ की तरफ से गुंजाली नदी चंबल के अंदर मिलती है। आपसे मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि लूणी की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो मैंने बताया था सागी नदी है। और सागी नदी का उद्गम भी मैंने आपको बताया था जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से होता है, वहां पे सुंदा माता का मंदिर है। और सुंदा माता का मंदिर राजस्थान का पहला क्या है, रोपवे है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लूणी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी है, जोजड़ी नदी है। कौन सी है, जोजड़ी नदी है, जो आपके लूणी की एकमात्र क्या है, दाएं हाथ की सहायक नदी है। और एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली से नहीं निकलती है। ठीक है, बाकी सारी नदियां जो लूणी की है वो सब कहां से निकलती है, अरावली से निकलती है। आ जाओ वापिस, अपन नदी कौन सी पढ़ रहे हैं, अपन नदी पढ़ रहे हैं चंबल। चंबल के अंदर अगर मैं बोलूं कि पहली सहायक नदी कौन सी है जो मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है गुंजाली नदी है। और किधर से मिल रही है, बाएं हाथ की तरफ से आके मिलती है। इसके बाद में अपन बात करें तो अगली नदी कौन सी होगी, बामणी नदी होगी। कौन सी नदी होगी, बामणी नदी। बामणी नदी कहां से निकलती है, तो चंबल चित्तौड़गढ़ से निकलती है। इसी के किनारे वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, भैंसा रोडगढ़ दुर्ग है जो चंबल नदी के किनारे है। बामड़ी नदी के किनारे बोल दो या चंबल नदी के किनारे बोल दो। भैंसा रोडगढ़ दुर्ग के लिए मैं आपको दो तीन चीजें और बता देता हूं। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, वेल्लोर कहते हैं। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, वेल्लोर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, उसके लिए यह है कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि, इंपॉर्टेंट है भाई, हिस्ट्री का क्वेश्चन बता रहा हूं, मुझे राजस्थान की एक जागीर लेने का मौका मिले तो मैं भैंसा रोडगढ़ या वेल्लोर दुर्ग, भैंसा रोडगढ़ दुर्ग को लूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है भैंसा रोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कौन से दुर्ग के लिए कहा था कि मुझे राजस्थान की एक जागीर लेने का मौका मिले तो मैं भैंसा रोडगढ़ की जागीर लूंगा। ठीक है, भैंसा रोडगढ़ जो दुर्ग है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको बोलना है कि चंबल की सहायक बामणी नदी के क्या है, किनारे है। इसके अलावा इसके अंदर और इंपॉर्टेंट चीज क्या देख सकते हैं कि ये चंबल चित्तौड़गढ़ से निकलती है, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही ये क्या करती है, चंबल के अंदर मिल जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अगला अपन देखते हैं कौन सी नदी आती है चंबल की, तो अगली उसकी सहायक नदी आती है मेज नदी। ठीक है, मेज नदी, मेज के ऊपर ऐसे याद रखो, मेज के ऊपर क्या रखा हुआ है, धन रखा हुआ है, धनवाड़ा की पहाड़ी। मेज के ऊपर क्या रखा है, धनवाड़ा, और धनवाड़ा की पहाड़ी से ही मेज नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ये धनवाड़ा की जो पहाड़ी है, सीईटी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ भाई, सीईटी 2024 का पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। धनवाड़ा की पहाड़ी कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है धनवाड़ा की पहाड़ी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। इस धनवाड़ा की पहाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे एक परियोजना भी दिखाई देती है। कौन सी नदी पे, मेज नदी के ऊपर। ठीक है, मेज नदी के ऊपर परियोजना कौन सी है, गुढ़ा परियोजना। और गुढ़ा परियोजना कहाँ पे है, बूंदी के अंदर है। गुढ़ा परियोजना कहाँ पे है, बूंदी के अंदर है। अगर देखो विद्युत संयंत्र आ जाए तो फिर बीकानेर हो जाएगा गुढ़ा परियोजना, लेकिन अगर गुढ़ा पेयजल पे आ जाए, कौन से पे आए, गुढ़ा पेयजल के ऊपर, तो गुड्डा परियोजना कहां पे है, बूंदी के अंदर है। गुड्डा परियोजना कहां पे है, बूंदी में। और बूंदी के अंदर भी कौन सी नदी के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है मेज नदी के ऊपर है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ठीक है, कहां पे है, बूंदी के अंदर है। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की इसे क्या कहते हैं, लाइफ लाइन कहते हैं। एग्जाम स्टेट में बड़ा क्वेश्चन पूछेगा कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की लाइफ लाइन किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सॉरी जो क्या बोलते हैं, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की लाइफ लाइन किसे कहते हैं, तो मेज नदी को क्या कहते हैं, रामगढ़ जो अभ्यारण्य है उसकी क्या कहते हैं, अपन लाइफ लाइन कहते हैं। ठीक है, रामगढ़ विषधारी, नाम में क्या है, विष है, लेकिन क्या वहां पे विष है क्या, नहीं भाई साहब, वहां पे विष नहीं है, सिर्फ नाम में इसके क्या है, विष है। राम एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान का वह कौन सा अभ्यारण्य है जो सांपों के लिए प्रसिद्ध है,
और आप अगर वहां पे तुक्का लगाओगे और पहला ऑप्शन देखोगे और उसमें लिखा होगा रामगढ़ विषधारा बैरण बूंदी, और आप बोलोगे ये लो साहब एग्जामिनर कितना भोला है कि उसने बोला कि सांपों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, उसने बूंदी बोला, रामगढ़ विषधारी बोला है, नाम में विष दिया आ रहा है, यही आंसर होगा, जबकि ये आंसर नहीं है। जो आपका शेरगढ़ अभ्यारण्य जो 12 के अंदर है वो सांपों की शरण स्थली के रूप में फेमस है। तो नाम में विष है लेकिन बाकी विष नहीं है। तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पे एग्जाम में पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है बूंदी के अंदर है। कौन सी नदी इससे होके गुजरती है तो आपको ध्यान रखना है मेज नदी गुजरती है। इसीलिए जो मेज नदी है इसे इसकी क्या कहते हैं, लाइफलाइन कहते हैं। अच्छा, मेज नदी के अंदर मोड़ कितने हैं ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, 99 मोड़ है भाई, ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है भाई। एग्जाम में पूछेगा कि राजस्थान की वह कौन सी नदी है जिसके अंदर क्या है, 99 मोड़ है भाई, मोड़ ही मोड़ बनाती है। कितने मोड़ बना रही है, 99 मोड़ बना रही है। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखना है, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की वह कौन सी नदी है जिसके अंदर क्या है 99 बुरुज है, सॉरी दुर्ग है, 99 बुर्ज किस दुर्ग में, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा दुर्ग होगा, जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग है, ठीक है। अगर आपसे नदी के लिए पूछा जाए कि 99 मोड़ कौन सी नदी में है तो फिर आपका आंसर क्या होगा, मेज नदी के अंदर है। कौन सी नदी के अंदर है, मेज नदी के अंदर है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, रट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई ये जो आपकी कौन सी मेज नदी है, ठीक है, तो मेज की सहायक नदियां कौन सी है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना कि मेज की सहायक नदियां, मेज की क्या सहायक नदियां, तो मैंने आपको बताया था कुराल है, ठीक है, मांगली है, और कौन सी है, चाक्कण है, ठीक है, कुराल, मांगली और चाक्कण है। बूंदी की क्या कहते हैं, पेयजल परियोजना है गरदड़ा परियोजना। कौन सी परियोजना है, बूंदी की पेयजल परियोजना कौन सी है, गरदड़ा परियोजना। और गरदड़ा परियोजना कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो आपने बोला कि मांगली नदी के ऊपर, ठीक है, और आपने ध्यान रखना है कि मांगली नदी के ऊपर गरदड़ा परियोजना स्थित है। और वो कहां की परियोजना है, तो बूंदी के परियोजनाओं से आरएस के अंदर, यूआरओ के अंदर पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जितनी भी परियोजनाएं अपन पढ़ेंगे तब वापस बता देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो परियोजनाएं होती है उनके क्या करवाए जाते हैं, जिले मैच करवाए जाते हैं, ठीक है। क्या मैच करवाए जाते हैं, जिले मैच करवाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है गरदड़ा परियोजना कौन से जिले के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है बूंदी जिले के अंदर है। नदी का आपको ध्यान रखना है तो मांगली नदी के ऊपर स्थित है। और मांगली की सहायक नदी कौन सी है, घोड़ा पछाड़ नदी है। कौन सी नदी है, घोड़ा पछाड़ नदी। और एग्जाम में पूछेगा कि भीमताल जलप्रपात कहां पे है, तो आपको ध्यान रखना है बूंदी के अंदर है। भीमताल जलप्रपात कहां पे है, बूंदी के अंदर है। और बूंदी के अंदर ही कौन सी नदी के ऊपर है, तो घोड़ा पछाड़ नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है, घोड़ा पछाड़ नदी के ऊपर है। और मैंने आपको बताया था कि बूंदी की स्थापना किसने करी है, देवा ने करी है। मैंने आपको यह भी बताया था कि यहाँ पे तारागढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है। एक तारागढ़ आपके अजमेर में है और एक तारागढ़ दुर्ग आपके बूंदी के अंदर है। कौन सा दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है। और जिसके लिए जंगल बुक, ठीक है, जंगल बुक जो किताब है उसके लेखक थे रुडयार्ड किपलिंग। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि इस दुर्ग का निर्माण, कौन से दुर्ग का, तारागढ़ बूंदी के दुर्ग का निर्माण भूतों प्रेतों ने किया है, इंसान ने तो करवाया ही नहीं है, ठीक है। ये जो तारागढ़ दुर्ग है बूंदी का, ये भित्ति चित्रकला के लिए भी फेमस है। यहाँ पे रंग महल है, चित्रशाला भी यहाँ पे क्या है, स्थित है, ठीक। आ जाओ वापिस अपने किस पे, ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक। नदी कौन सी पढ़ रहे हैं, चंबल। और चंबल की क्या पढ़ रहे हैं, सहायक नदियां, ठीक है। चंबल की सहायक नदियों में अपन पढ़ रहे हैं मेज नदी। धनवाड़ा की पहाड़ी है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है, ठीक है। बूंदी के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बूंदी के अंदर ये नदी क्या करती है, इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो कुराल है, मांगली है और चाकण है, ठीक है। मांगली के ऊपर यहाँ पे कौन सी गर्दड़ा परियोजना है। और गर्दा कहाँ उड़ा दिया, बोले बूंदी में जाके हमने क्या उड़ा दिया, या बूंदी खाके हमने क्या उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया। तो गर्दड़ा परियोजना कहाँ पे है, बूंदी के अंदर है। और ये जो मांगली नदी है इसकी एक सहायक नदी कौन सी है, घोड़ा पछाड़ नदी है। कौन सी है, घोड़ा पछाड़ नदी। और ये घोड़ा पछाड़ नदी के ऊपर एक जलप्रपात वाटरफॉल बना हुआ है, उस वाटरफॉल का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है भीमताल। कौन सा है, भीमताल वाटरफॉल है। और ये भीमताल वाटरफॉल कहां पे है, तो आपको ध्यान रखना है बूंदी जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। और ये जो मेज नदी है कौन से अभ्यारण्य से निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य से। कौन से अभ्यारण्य से निकलती है, रामगढ़ विषधारी। विष है लेकिन नाम में विष है, लेकिन रियल में वहां पे विष नहीं है, यानी सांपों का कोई स्थान वहां पे नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अपनी कौन सी नदी देखते हैं,
चाकण नदी। कौन सी नदी देखते हैं? चाकण नदी। बूंदी जिले की क्या करती है? पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। चाकण सिंचाई परियोजना स्थित है। और लाभान्वित जिला कौन सा है? केशवरायपाटन बूंदी का। बूंदी का एक शहर है, बूंदी के शहर का नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है केशवरायपाटन। बूंदी के शहर का नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है केशवरायपाटन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे चाकण नहीं होगा, यहाँ पे आप इसको कर लेना क्या, बाजन। अगली नदी कौन सी है? चाकण नदी। बूंदी जिले की पहाड़ियों से निकलती है। चाकण सिंचाई परियोजना स्थित है। चाकण सिंचाई परियोजना स्थित है। और इस चाकण सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो केशवरायपाटन शहर है। और वो शहर कौन सा है? बूंदी जिले का है। फिर अगली नदी जो आती है कौन से हाथ की? तो अपन बोलेंगे बाएं हाथ की। कौन सी नदी है? बनास नदी है, जिसका वर्णन अपन आगे पढ़ेंगे। बाएं हाथ की नदियों को फिलहाल अपन रोकते हैं, क्योंकि अपने को देखनी है दाएं हाथ की नदी। क्योंकि अगर बनास को अपन डिटेल से पढ़ेंगे तो बनास अपने आप में एक बहुत लंबा चौड़ा क्या हो जाएगा, आपके चैप्टर हो जाएगा। तो इसे आगे देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल शुरू करते हैं अपन बूंद इसकी चंबल की जो दाएं हाथ की सहायक नदियों की बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग आ गया अपना कौन सा? चंबल की दाएं हाथ की क्या है? सहायक नदियां। चंबल की कौन सी सहायक नदियां हो जाएगी? तो अपन बोलेंगे चंबल की दाएं हाथ की क्या हो गई? सहायक नदियां। अब चंबल की दाएं हाथ की सहायक नदी में कौन सी हो जाएगी? काली सिंध नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? काली सिंध नदी। चंबल की दाएं हाथ की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है भाई, मैंने आपको मैप बनाया था राजस्थान का, ये जो मैप है मैंने इस मैप के अंदर ये जो आपको नदी बना के दिखाई थी, ये तो आ रही है अपनी कौन सी? चंबल। और चंबल के अंदर ये जो त्रिशूल सा बनाती है, ये त्रिशूल कौन सा नदी बनाती है? तो ये नदी है काली सिंध। ठीक है, ये नदी कौन सी हो जाएगी? काली सिंध है। ठीक है, इसमें इधर से कौन सी आ रही है? तो इधर आ रही है परवन, और इधर जो नदी आ रही है उस नदी का नाम क्या है? तो आहू। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं? चंबल की दाएं हाथ की, भाई चंबल इधर बह रही है तो चंबल की ये कौन सी होगी? दाएं हाथ की सहायक नदियां। और चंबल की दाएं हाथ की सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? काली सिंध नदी हो जाएगी। ठीक है, चंबल की दाएं हाथ की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, अपवाह क्षेत्र इसका कौन सा है? तो झालावाड़ है, बारा है, और ये कोटा नदी के, कोटा जिले के अंदर ये नदी बहती है। कौन सी नदी की बात करें? काली सिंध नदी की बात करें। मैं आपको काली खो नहीं बता रहा हूं, मैं आपको काली सिल नहीं बता रहा हूं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन सी नदी के बारे में बात हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है काली सिंध नदी। ठीक है, एमपी से आती है ये नदी। कहां से आती है? तो आपको ध्यान रखना है ये एमपी से आती है। यह नदी मध्य प्रदेश से आती है। ठीक है, ये नदी कहां से आती है? मध्य प्रदेश से आती है। काली सिंध बांध। अच्छा, ये जो काली सिंध नदी है इसके ऊपर एक बांध बना हुआ, उस बांध का नाम ही क्या है? काली सिंध बांध है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इस जो काली सिंध नदी के ऊपर कौन सा बांध है? काली सिंध बांध है। एग्जामिनर पूछेगा काली सिंध बांध कौन सी नदी पे? काली सिंध नदी पे। कौन से जिले में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है झालावाड़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले के अंदर ये काली सिंध बांध स्थित है। काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को, वेरी इंपॉर्टेंट है, जब अपन विद्युत पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन आएगा। हो सकता है आपके विद्युत वाले चैप्टर में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि काली सिंध थर्मल विद्युत जो थर्मल पावर प्लांट है जहां से विद्युत का उत्पादन होता है, वहां पे जब पानी की जरूरत होती है तो उसको पानी की आपूर्ति किससे होती है? तो आप बोलोगे काली सिंध बांध से। काली सिंध बांध कहां पे है? झालावाड़ के अंदर है। कौन सी नदी पे है? तो आपको ध्यान रखना है काली सिंध नदी के ऊपर स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? काली सिंध नदी के ऊपर स्थित है। इसके बाद में जो अपन अगला बांध देखते हैं उस बांध का नाम है हरीशचंद्र बांध। कौन सा बांध है? हरीशचंद्र बांध। हरिश्चंद्र बांध कौन सी नदी के ऊपर है? तो आपको ध्यान रखना है हरिश्चंद्र बांध कोटा के अंदर काली सिंध नदी के ऊपर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है हरिश्चंद्र बांध। आज वीआईपी बता रहा हूं, जिस दिन आपका पेपर होगा आरएएस का उस दिन वापस बात करूंगा, या उससे पहले अगर कोई पेपर होता है तो एसआई का पेपर है तो वहां पे भी बात करूंगा कि अगर बांधों से क्वेश्चन आया तो हरिश्चंद्र बांध या ये जो आगे नौनेरा बांध है यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपसे बात की जाए कि हरिश्चंद्र बांध कौन सी नदी के ऊपर है तो आपको ध्यान
ध्यान रखना है, हरिश्चंद्र बांध काली सिंध नदी के ऊपर ही स्थित है। हरिश्चंद्र बांध कौन सी नदी के ऊपर है? काली सिंध नदी के ऊपर स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो कोटा जिले के अंदर स्थित है। अगले बांध की अपन बात करते हैं, तो इस बांध का नाम है नवनेरा बांध बोल दो या नौनेरा बांध बोल दो, ठीक है। वैसे नाम इसका कौन सा आएगा? नवनेरा बांध ही आएगा। नवनेरा बांध कौन से जिले में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कोटा जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? कोटा जिले में। यानी हरिश्चंद्र बांध और नवनेरा बांध दोनों ही कौन से जिले में स्थित है? तो कोटा जिले में स्थित है। अब यहां से क्वेश्चन आने के चांस क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आपने एक परियोजना पढ़ी होगी, राम सेतु जल लिंक परियोजना। इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम क्या है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ये इसका क्या हो गया है? पुराना नाम था। ये इसका क्या था? पुराना नाम था। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? वर्तमान में इसका नाम हो गया राम सेतु जो जल लिंक परियोजना है, ठीक है। राम सेतु क्या है? जल लिंक, यानी नदियों को आपस में जोड़ के इस पूरे क्षेत्र की प्यास बुझाई जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है राम सेतु जल लिंक परियोजना के तहत कौन सा बांध किस जिले में बनाया गया है? तो हरिश्चंद्र बांध और नौनेरा बांध आपके कौन से जिले में बनाए गए हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके ये बांध कोटा जिले के अंदर बनाए गए हैं। कौन सी नदी के ऊपर बनाए गए हैं? तो काली सिंध नदी के अंदर बनाए गए हैं। काली सिंध नदी के ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है। तो अपन कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? चंबल नदी पढ़ रहे हैं। चंबल की अपन ने कौन सी नदियां पढ़ ली? बाएं हाथ की सहायक नदियां पढ़ ली। अब अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? चंबल की दाएं हाथ की सहायक नदियां पढ़ रहे हैं। और चंबल नदी के अंदर ही अपन ने सबसे पहले काली सिंध नदी दाएं हाथ की इंपॉर्टेंट नदी देखी है। अब अपन देखेंगे चंबल नदी के अंदर जो काली सिंध है उसकी सहायक नदियां क्या कहती है, ठीक है। अगला आता है सहायक नदियां, ठीक है। सहायक नदियों की बात हो रही है। अब सहायक नदियों के अंदर अपन देखते हैं किसकी सहायक नदियां देख रहे हैं? काली सिंध की। वापस यहां पे लिख देता हूं आपके, चंबल की दाएं हाथ की सहायक, काली सिंध की सहायक नदियां, काली सिंध नदी की सहायक नदियां, ठीक है। अपन किसकी पढ़ रहे हैं? चंबल। और चंबल में भी किसकी? दाएं हाथ की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? काली सिंध की सहायक नदियां। तो दो तो मैंने आपको बताई दी थी, एक तो कौन सी? परवन आती है, और एक कौन सी आती है? आहू आती है, ठीक है। या अगर मैं बोलूं कि मैं ऐसे हूं तो इधर से कौन सी आ रही है? परवन आ रही है, इधर से कौन सी आ रही है? आहू आ रही है। तो ये तो कौन सी होगी? आहू हो गई, और ये कौन सी होगी? परवन होगी। क्या इसके अलावा भी है क्या? बिल्कुल है। एग्जामिनर सीटी के अंदर और ये जो बड़े एग्जाम होते हैं फर्स्ट ग्रेड के, आरएस के, यहां से क्वेश्चन पक्का आता है, इन नदियों से आता है कि ये नदियां, तो इन नदियों के नामों को आप इग्नोर मत करना। जो मैंने ये जो पॉइंट उठाए हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यू से आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको ऐड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कौन सी? आहू नदी। इसी के किनारे स्थित है कौन सा? गागरेन दुर्ग या डोडगढ़ दुर्ग, ठीक है। आपको ध्यान रखना है राजस्थान का एकमात्र किला जो बिना नींवों के टिका हुआ है तो कौन सा है? गागरेन दुर्ग है। कैसे दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो अपन बोलेंगे जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरेन दुर्ग के अंदर ही बैठ के पृथ्वीराज जो चौहान थे, सॉरी पृथ्वीराज जो राठौड़ थे, उन्होंने वेली किशन रुक्मणी लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? वेली किशन रुक्मणी लिखा था, जिसे दुर्शाहडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण भी कहा है, ठीक है। जिसने कर्नल जेम्स टोड ने 10,000 घोड़ों का इसमें क्या बताया है? बल बताया है, ठीक है। तो उस जो ग्रंथ है उसकी रचना कहां हुई है? गागरेन डोडगढ़ दुर्ग के अंदर हुई है। और ये दुर्ग कौन सी नदी के किनारे? आहू नदी के किनारे। और ये जो आहू नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो आप बोलोगे काली सिंध की। और काली सिंध किसकी सहायक है? तो आप बोलोगे काली सिंध चंबल की दाएं हाथ की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद में अपन चंबल की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो सहायक नदी है उसके बारे में, जो सॉरी काली सिंध की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है वो कौन सी है? परवन नदी है, ठीक है। परवन नदी है। परवन नदी के लिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है शेरगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? शेरगढ़ अभ्यारण्य। कहां पे है? 12 में। कहां पे है? 12 में है। और 12 में यहीं पर स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में यहीं पर स्थित है। इसके अलावा इसे क्या बोला गया है? इसे
सांपों की शरण स्थली, इसे सांपों की शरण स्थली कहा है। ठीक है, अपन बात किसकी कर रहे हैं, शेरगढ़ अभ्यारण्य की। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां पे है, बारां में है, और इसे क्या कहा जाता है, सांपों की शरण स्थली। मैंने आपको बताया था रामगढ़ विस्तारीय अभ्यारण्य, नाम रामगढ़ विस्तारीय, लेकिन वहां पे विष नहीं है। विष कहां पे है, शेरगढ़ अभ्यारण्य में। इसे सांपों की क्या कहते हैं, शरण स्थली कहते हैं। यहाँ पे शेरगढ़ का किला भी स्थित है भाई, शेरगढ़ दुर्ग। और शेरगढ़ दुर्ग कौन सी नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे। कहां पे है, तो आपको ध्यान रखना है, 12 में है। और मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूं कि राजस्थान का 98.5 कौन सी जनजाति है जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में 12 जिले के अंदर, और वो भी 2 ही तहसीलों में पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, सहरिया जनजाति है। कौन सी जनजाति है, सहरिया जनजाति है, जो कहां पाई जाती है, किशनगंज और शाहबाद, जो 12 जिले की 2 तहसील है वहां पे। राजस्थान की ऑल ओवर एरिया के अंदर भी कितनी पाई जाती है, 98.5% जनजाति सिर्फ और सिर्फ 2 तहसीलों में पाई जाती है। तो इस प्रकार अपनी कौन सी नदी होगी, परवन नदी हो गई, अपनी कौन सी नदी होगी, आहू नदी होगी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या परवन की भी कोई सहायक नदियां हैं क्या, तो बिल्कुल परवन की सहायक नदियां हैं। परवन की सहायक नदी है नीमाज। नीवाज नहीं है भाई, नीवाज कहां आ जाएगा, नीवाज आ जाएगा, देखो भाई यहाँ पे, ये रहा नीवाज। ठीक है, तो अपन बात किसकी कर रहे हैं, नीमाज की। नीमाज किसकी सहायक नदी है, परवन की। और परवन किसकी सहायक नदी है, अपन बोलेंगे काली सिंध की सहायक नदी है। ठीक है, और काली सिंध किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी है। तो फिलहाल मैं बता रहा हूं नीमाज है। नीमाज किसकी सहायक नदी है, तो अपन बोलेंगे परवन की। उसके अलावा छापी, छापी किसकी सहायक नदी है, तो छापी सहायक नदी भी किसकी हो जाएगी, परवन की सहायक नदी हो जाएगी। काली खो है, ठीक है, काली सिल नहीं है, काली सिंध नहीं है, काली खो है। कौन सी नदी है, काली खो। ठीक है, तो काली खो नदी भी किसकी सहायक नदी है, परवन की सहायक नदी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि जो काली सिंध है इसकी और कोई भी सहायक नदियां हैं क्यों, तो बिल्कुल भाई सहायक नदियां हैं। एक सहायक नदी का नाम क्या है, चंद्रभागा। कौन सी नदी है, चंद्रभागा नदी है। कौन सी नदी आती है, चंद्रभागा नदी आती है। और एग्जाम में आपसे पूछेगा कि जो चंद्रभागा नदी है, इस चंद्रभागा नदी के किनारे कोई मेला भरता है क्या, तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल चंद्रभागा नदी के किनारे क्या भरता है, मेला भरता है। ठीक है, चंद्रभागा नदी के किनारे क्या भरता है, मेला भरता है। और उस मेले का नाम क्या है, चंद्रभागा मेला। कौन सा मेला है, चंद्रभागा मेला। और ये चंद्रभागा जो मेला है, इस चंद्रभागा मेले को राजस्थान का क्या कहते हैं, सुरंगा मेला कहते हैं। ठीक है, या सॉरी हाड़ौती का क्या कहते हैं, सुरंगा मेला कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछेगा हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहते हैं। ये पशु मेला है भाई। ये कैसा मेला है, तो आपको ध्यान रखना है, ये कैसा मेला है, पशु मेला है। अब ये जो चंद्रभागा मेला है वो लगता कहां पे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, झालावाड़ जिले में लगता है भाई। कौन से जिले में, झालावाड़ जिले में लगता है। ठीक है, कौन सा मेला, चंद्रभागा पशु मेला। कौन सी नदी के किनारे लगता है, चंद्रभागा नदी के किनारे ही लगता है। चंद्रभागा नदी किसकी सहायक है, तो आप बोलोगे काली सिंध की। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है, तो आपको ध्यान रखना है काली सिंध की। ठीक है, काली सिंध की सहायक नदी है। और चंद्रभागा पशु मेले को क्या कहते हैं, हाड़ौती का सुरंगा मेला। ठीक है, इंपोर्टेंट है, हाड़ौती का, न कि राजस्थान का सुरंगा मेला। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहते हैं, चंद्रभागा पशु मेले को क्या कहते हैं, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि अगली नदी कौन सी है, तो एक नदी का नाम है पीपलाद नदी। कौन सी नदी है, पीपलाद नदी। और पीपलाद नदी पे जो परियोजना चल रही है, उस परियोजना से, मैं बोल रहा हूं परियोजना से क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, नोट कर लेना, परियोजना से क्वेश्चन पक्का आएगा। और पीपलाद नदी के ऊपर कौन सी परियोजना चल रही है, तो पीपलाद ही परियोजना चल रही है। पीपलाद नदी पे कौन सी परियोजना चल रही है, पीपलाद परियोजना चल रही है। और ये जो पीपलाद परियोजना है वो कौन से जिले में चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है झालावाड़ जिले के अंदर। कौन से जिले में, झालावाड़ जिले में। और यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं कि ये जो गागरेन दुर्ग है, डोडगढ़ दुर्ग है, ये कौन से जिले में आता है, तो ये भी झालावाड़ जिले में ही आता है। कौन से जिले में, झालावाड़ जिले में ही आता है। तो पीपलाद परियोजना कौन सी है, तो पीपलाद परियोजना पीपलाद नदी पे है और झालावाड़ जिले की परियोजना है।
पीपलाद किसकी सहायक नदी है? तो वापस बता देता हूं, काली सिंध की सहायक नदी, और काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा और कोई सहायक नदियां हैं क्या? तो बिल्कुल, एक नदी का नाम कौन सा है? नीवाज है, ठीक है। कौन सी नदी है? नीवाज नदी। ये भी किसकी सहायक नदी है? तो आपको ध्यान रखना है, चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। किसकी, सॉरी, काली सिंध की सहायक नदी है। नीमाज अगर बोल दिया जाए तो नीमाज परवन की सहायक आ जाएगी। नीमाज कहां पे आ जाएगी? परवन की सहायक आ जाएगी। नीवाज आ जाए तो फिर किसकी सहायक नदी आ जाएगी? काली सिंध की सहायक नदी आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है, उजाड़ है। कौन सी नदी है? उजाड़ नदी है। और उजाड़ नदी के ऊपर कौन सी परियोजना चल रही है? भीम सागर परियोजना, ठीक है। भीम ने क्या कर दिया? उजाड़ दिया। ट्रिक लगा लो भाई, ऐसे कुछ भी ट्रिक लगा लो। भीम ने क्या कर दिया? उजाड़ दिया। किसे उजाड़ दिया? तो आपको ध्यान रखना है, झालावाड़ के उजाड़ दिया, ठीक है। भीम ने क्या कर दिया? उजाड़ दिया। किसे उजाड़ दिया? झालावाड़ को। तो आपको याद करने में आसानी रहेगी कि जो आपके कौन सी परियोजना की बात करें, उजाड़ परियोजना, कौन सी नदी पे? उजाड़ नदी पे। कहां पे? तो भीम ने उजाड़ दिया। तो भीम सागर परियोजना कहां पे है? झालावाड़ जिले के अंदर है। इसके अलावा चोली परियोजना है। ये चोली परियोजना भी कहां पे है? तो आपको ध्यान रखना है, चोली परियोजना भी आपके कहां पे है? चंबल की, ये काली सिंध की सहायक नदी है, चोली नदी, ठीक है। उसके अलावा चौली है। चोली और चौली, चौली नदी भी किसकी सहायक नदी है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो काली सिंध है, इसकी सहायक नदी का नाम भी क्या है? चौली है। उसके अलावा आमझर है। आमझर भी किसकी सहायक नदी है? तो आमझर भी सहायक नदी किसकी हो जाएगी? काली सिंध की हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि काली सिंध चंबल की दाएं हाथ की सबसे लंबी सहायक नदी है, और काली सिंध की भी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक कौन सी है? अऊ है, और एक कौन सी है? परवन है, ठीक है। परवन की भी सहायक नदियां अपन ने पढ़ी है। परवन की सहायक नदियां कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था कि आपको ध्यान रखना है, काली खो। कौन सी है? काली खो है। उसके अलावा नीमाज है। उसके अलावा छापी है। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको ध्यान रखना है, परवन की। उसके अलावा मैंने आपको और बताया है कि काली सिंध की सहायक नदियां कौन सी है। तो मैंने आपको बोला था कि चोली है, ठीक है। चोली के अलावा चमड़ी है, चोली, चमड़ी है, उजाड़ है। उजाड़ के अलावा कौन सी है? आमझर है। आमझर के अलावा मैंने आपको बताया था कि चंद्रभागा है, और चंद्रभागा के अलावा मैंने आपको बताया था पीपलाद नदी है। कौन सी नदी है? पीपलाद नदी। ये जो सारी सारी नदियां हैं, ये सब की सब नदियां किसकी सहायक नदी है? तो आपको ध्यान रखना है, काली सिंध की। और काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है? एमपी से होता है। काली सिंध अपना पानी किसे देती है? चंबल को देती है। किसे देती है? चंबल को देती है, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं चंबल की दाएं हाथ की सहायक नदियां। कौन सी नदियां पढ़ रहे हैं? चंबल की दाएं हाथ की सहायक नदियां। तो शुरू करते हैं आगे भी, इसका स्क्रीनशॉट ले आप। अगली नदी कौन सी आती है? अगली नदी का नाम आता है पार्वती नदी। अगली नदी कौन सी आती है? पार्वती नदी आती है। अगली नदी कौन सी है? पार्वती नदी है, ठीक है। पार्वती नदी के लिए भाई देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंबल की अपन पढ़ रहे हैं सहायक नदियां। चंबल की कौन सी पढ़ रहे हैं? सहायक नदियां। चंबल की क्या पढ़ रहे हैं? सहायक नदियां। और सहायक नदियों में कौन सी? राइट हैंड साइड की। कौन सी है? राइट हैंड। राइट हैंड में अपन ने कौन सी पढ़ ली है? काली सिंध पढ़ ली है। कौन सी पढ़ ली है? काली सिंध। अब अगली नदी कौन सी आती है? पार्वती नदी। पार्वती नदी भी एमपी से निकलती है। कहां से निकलती है? एमपी से निकलती है। पार्वती नदी कहां से निकलती है? विंध्याचल की पहाड़ियां। और विंध्याचल की पहाड़ियां कहां पे है? एमपी के अंदर है। विंध्याचल की पहाड़ियां कहां पे है? एमपी के अंदर है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो कौन कौन से जिले में आता है? तो बारां में आता है, कोटा में आता है, और सवाई माधोपुर में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जो आपके नदी की बात, कौन सी नदी की बात करें? तो अपन नदी की बात करें पार्वती नदी। पार्वती नदी निकलती कहां से है? तो आपको ध्यान रखना है, पार्वती नदी निकलती है एमपी से। कहां से निकलती है? एमपी में। एमपी में भी कहां से? तो विंध्याचल की पहाड़ियां। विंध्याचल की पहाड़ियों से मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि जो आपके चंबल नदी है, चंबल नदी भी कहां से निकलती है? विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, या उसे, सॉरी, माही नदी। मैंने आपको माही नदी बताया था। माही नदी कहां से निकलती है? तो माही नदी भी विंध्याचल की पहाड़ियों से ही निकलती है। और ये जो पार्वती नदी है, ये भी कहां से निकलती है? तो आपको ध्यान रखना है, पार्वती नदी विंध्याचल की पहाड़ियां एमपी से निकलती है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें कि पार्वती नदी कौन कौन से जिलों में बहती है, तो देखो, कोटा में बहती है, बारां में बहती है, और सवाई माधोपुर के अंदर बहती है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां से नहीं है, क्वेश्चन दूसरा आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि वह कौन सी नदी है जो एमपी से बारां में जाती है, पुनः एमपी में चली जाती है, और पुनः राजस्थान में प्रवेश करके सवाई माधोपुर के अंदर चंबल में मिल जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है?
क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो आपके एमपी से निकलती है, राजस्थान में एंटर करती है और वापस क्या हो जाती है, बैक हो जाती है। बैक कहां चली जाती है, एमपी में चली जाती है। ठीक है, निकली एमपी से, राजस्थान में एंटर करी, वापस कहां चली जाएगी, एमपी में चली जाएगी, फिर वापस राजस्थान में आ जाएगी और राजस्थान में आके कहां किसमें मिल जाएगी, चंबल में मिल जाएगी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नदी है, पार्वती नदी है जो एमपी से निकलती है, राजस्थान में 12 में प्रवेश करती है और वापस कहां चली जाती है, तो वापस कहां चली जाती है आपको ध्यान रखना है, ये वापस चली जाती है कहां पे, आपके एमपी के अंदर चली जाती है। और वापस कहां आती है, तो वापस ये आती है कहां पे, आपके राजस्थान में एंटर करती है। ठीक है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है क्या कि पार्वती नदी है और पार्वती नदी कहां से निकलती है, एमपी से निकलती है, 12 में प्रवेश करती है, वापस एमपी में जाती है, पुनः राजस्थान में आती है और राजस्थान में आके सवाई माधोपुर के अंदर क्या कर जाती है, चंबल में मिल जाती है। अब जो पार्वती है इसकी सहायक नदियां कौन सी है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पार्वती की सहायक नदी है विलास है, बेतली नदी है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आएगा कि बेतली परियोजना, ठीक है, एक लहासी परियोजना है, एक बेतली परियोजना है। कौन सी परियोजना, लहासी, ये देखो लहासी आ गया। ठीक है, लहासी परियोजना भी कहां पे है, 12 में है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आरएस 2026 के लिए मैं बोल रहा हूं भाई, और 2026 वर्ष है उसके अंदर और कोई भी एग्जाम होता है तो उस एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन पक्का, अगर परियोजनाएं से आया तो पक्का आएगा। और परियोजनाओं के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि लहासी परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है, तो आप बोलोगे लहासी नदी पे। कौन से जिले में है, तो आप बोलोगे 12 जिले के अंदर है। कौन सी नदी पे है, तो आपको ध्यान रखना है लहासी नदी जो पार्वती की सहायक नदी है। ठीक है, लहासी नदी। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि बेंतली कौन सी परियोजना, बेंतली परियोजना कौन से जिले की है, तो आपको ध्यान रखना है 12 जिले की है बेतली परियोजना। कौन सी नदी की है, तो आपको ध्यान रखना है बेतली नदी की है। और बेतली किसकी सहायक नदी है, तो आपको ध्यान रखना है पार्वती की। और पार्वती किसकी सहायक नदी, तो आपको ध्यान रखना है चंबल की। चंबल में कौन से हाथ से मिलती है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि राइट हैंड से मिलती है। ठीक है, अब जो लहासी परियोजना है इसके ऊपर क्या कह रहा है, ईसीआरपी के तहत, ईसीआरपी का मतलब ही क्या हो गया, राम सेतु जल लिंक परियोजना। ईसीआरपी का ये अब क्या हो गया, नया नाम हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया है, नया नाम। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ईसीआरपी या राम सेतु जल लिंक परियोजना के तहत पार्वती नदी के ऊपर कौन सा बांध बन रहा है या कौन सा बैराज प्रस्तावित है, तो महलपुत्र बैराज है वो प्रस्तावित है। कौन सा है, महलपुत्र। कहां पे है, तो 12 के अंदर है भाई। कौन सी जगह है पे है, तो आपको ध्यान रखना है 12 के अंदर है भाई। ये महलपुत्र कहां पे है, तो 12 के अंदर है। कौन से जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है 12 जिले में है। और कौन सी नदी के ऊपर है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पार्वती नदी के ऊपर है। कौन सी परियोजना के तहत है, ईसीआरपी के तहत है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि काली सिंध नदी के ऊपर ईसीआरपी के तहत हरिश्चंद्र बांध बन रहा है कोटा में, और नवनेरा बांध भी बन रहा है कोटा के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों बांध कहां बन रहे हैं, कोटा में बन रहे हैं। किस परियोजना के तहत बन रहे हैं, राम सेतु जल लिंक बोल दो या ईसीआरपी बोल दो, नया नाम क्या हो गया, राम सेतु जल लिंक परियोजना। और राम सेतु जल लिंक परियोजना के तहत ही आपके जो आपके क्या बोलते हैं, पार्वती नदी के ऊपर कौन सा बांध बन रहा है, तो आपको प्रस्तावित है, अभी बन नहीं रहा है, प्रस्तावित है महलपुत्र बांध है। ठीक है, तो इस प्रकार अपनी जो चंबल की जो दाएं हाथ की सहायक नदी है वो एक नदी और कंप्लीट हो जाती है। नाम क्या, पार्वती नदी। एमपी से निकलती, 12 में प्रवेश करती, फिर एमपी में जाती, फिर राजस्थान में आती और सवाई माधोपुर के अंदर एमपी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे अपन अगली नदी का नाम पढ़ते हैं, सीप नदी। देखो नाम क्या है, सीप है। आप कंफ्यूज मत हो जाना, आप अगर कभी नाम देख लो सीप और एक नाम है सीपू, एक में मात्रा है ऊ की, एक में मात्रा नहीं है, ऊ की मात्रा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन अपना कौन सा है, सीप नदी। और यहां पे मैंने नाम दे दिए दो, सीप और कौन सा, सीपू। तो देखो सीप तो किसकी सहायक नदी है, अभी अपन पढ़ रहे हैं किसकी है, चंबल की। ठीक है, चंबल में भी कौन से हाथ की, तो मैंने बताया था दाएं हाथ की। कौन से हाथ की, दाएं हाथ की सहायक नदी है। अब अगर अपन बात करें सीपू की, ठीक है, तो मैंने आपको नदी पढ़ाई थी पश्चिम मनास। ठीक है, पश्चिम मनास की सहायक नदियां। और पश्चिम मनास कहां जाती है, तो मैंने बोला था अरब सागरीय नदियों के अंदर। ठीक है,
अरब सागरीय नदियों, मैंने आपको एक नदी पढ़ाई थी, बनास नहीं पश्चिम मनास, और पश्चिम मनास नदी के अंदर मैंने आपको बताया था सीपू, सुकेत, गोहलान, खारी, ठीक है, नाम याद करना, ठीक है, कुकड़ी, सुकड़ी, ठीक है, सुखली, ठीक है, सीपू, सुकेत, गोहलान, खारी, तो वो है सीपू, ठीक है, वो कौन सी है, सीपू, और वो किसकी सहायक नदी है, पश्चिम बनास की। सीपू, सुकेत, गोलान, खारी, सुकड़ी, सुकली और कुकड़ी, ये सब की सब जो नदियां हैं पश्चिम बनास की सहायक नदियां हैं। तो जो सीपू भी आती है तो पश्चिम बनास की आ जाएगी। अपन नदी कौन सी पढ़ रहे हैं, सीप, तो ऑप्शन देख लेना। अच्छा, ऑप्शन देखो तो उसमें यह भी गौर कर लेना कि जो एग्जामिनर पूछ रहा है वो एग्जामिनर जो हिंदी में बोल रहा है उसका इंग्लिश वर्जन आप जाके जरूर देखना। भले ही आपको इंग्लिश कम आती होगी, नहीं आती होगी, लेकिन आपने देखा होगा कि एग्जामिनर के अंदर जो पेपर आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप इंग्लिश वाला वर्जन जाके जरूर देखो, क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई विवाद हुआ तो हम किसको पहला प्राथमिकता सही देंगे, हिंदी वाले को न देके इंग्लिश वाले को देंगे। तो आप इंग्लिश वाले में नाम चेक कर लेना, वहां सीप लिखा है या सीपू लिखा हुआ है, जो भी नाम इंग्लिश में लिखा होगा उसको सही मानना। तो सीप तो किसकी सहायक नदी है, चंबल की, दाएं हाथ की सहायक नदी है। सीपू किसकी है, पश्चिम बनास की है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, इसकी पार्वती की सहायक नदियों के अंदर आप कूल भी लिख लेना, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था कूल किसकी सहायक नदी है, पार्वती का स्वभाव कैसा है, कूल है। ठीक है, ये जो सीप नदी है, ये सीप नदी क्या करती है, रामेश्वर स्वाय माधोपुर के अंदर चंबल, बनास और सीप का क्या बनाती है, सीप बोल दो या सीप बोल दो, ये संगम बनाती है। अपन जब आगे पढ़ेंगे बनास नदी के ऊपर कितने संगम आते हैं, तो 4 संगम है। बनास नदी के ऊपर कितने संगम है, 4 संगम है। चारों संगम के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पे आएगा कि बनास, चंबल और सीप मिलकर राजस्थान के अंदर क्या बना रही है, संगम बना रही है। या बोल दो कि बनास नदी के ऊपर अंतिम संगम कौन सा बन रहा है, तो आप बोलोगे यही बन रहा है। कौन कौन सा, बनास, चंबल और सीप वाला। कहां पे बना रही है, तो आपको ध्यान रखना है जगह कौन सी है, रामेश्वरम। जगह कौन सी है, रामेश्वरम। और रामेश्वरम जगह जो कहां पे है, तो आपको ध्यान रखना है सवाई माधोपुर के अंदर है। कौन सी जगह है, रामेश्वरम। और रामेश्वरम कहां पे है, सवाई माधोपुर के अंदर है, जहां पे चंबल, बनास और सीप नदी मिलके क्या बनाती है, संगम। संगम समझ गए, ये नदी कौन सी आ रही है, ये बनास आ रही है, ये कौन सी आ रही है, चंबल आ रही है, ये कौन सी आ गई, सीप आ गई। तो ये कौन सी हो गई, चंबल, ये बनास, और ये कौन सी हो गई, सीप या सीप। और ये नदी आके आपस में आगे बढ़ जाती है। आगे नदी जो रहती है वो कौन सी होगी, चंबल रहेगी। तो चंबल नदी के ऊपर अंतिम जो संगम बना है, ठीक है, अंतिम जो संगम बना है, 3 नदियां मिलकर क्या बनाती है, संगम। और अंतिम जो संगम बना है वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर है। ठीक है, अपन नदियां पढ़ रहे हैं चंबल, अपन नदी कौन सी पढ़ रहे हैं, चंबल। और चंबल में अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो राइट हैंड की सहायक नदियां हैं। राइट हैंड की सहायक नदियों के अंदर अपन ने कौन सी पढ़ी है, अपन ने काली सिंध पढ़ी है, अपन ने पार्वती नदी पढ़ी है, अपन ने सीप नदी पढ़ी है। ठीक है, और चंबल की राइट हैंड की और सहायक नदी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कुन्नू सहायक नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली जो सहायक नदी है, अगली सहायक नदी का नाम क्या है, कुन्नू है। अगली सहायक नदी कौन सी है, कुन्नू। कुन्नू निकलती कहां से, तो कुन्नू एमपी से निकलती है। कुन्नू एमपी से निकलती है, सवाई माधोपुर करौली के पास में, ये चंबल में मिल जाती है। भाई कुन्नू नदी निकलती कहां पे है, तो एमपी से निकलती है। सवाई माधोपुर के अंदर ये किस में मिल जाती है, चंबल के अंदर आके मिल जाती है। ठीक है, आपने एक पढ़ा होगा कि मोदी जी क्या लेके आए हैं, चीते लेके आए हैं। ठीक है, तो चीते कहां से लेके आए थे, तो अपन नामीबिया वगैरह से, वो कंट्री है वहां से लेके आए थे, साउथ अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। ठीक है, तो वो एमपी के अंदर कुन्नो नेशनल पार्क था। कौन सा नेशनल पार्क था, कुन्नो नेशनल पार्क के अंदर लाके छोड़े गए थे। वो चीते कहां लाके छोड़े गए, कुन्नो नेशनल पार्क। और कुन्नो नेशनल पार्क के अंदर कौन सी नदी निकलती है, या कौन सी नदी कुन्नो नेशनल पार्क से बहती है, तो वो नदी कौन सी है, कुन्नू नदी है, कुन्नो नदी है। ये कुन्नो या कुन्नू नदी कुन्नो नेशनल पार्क एमपी से निकलती है। ठीक है, तो एमपी में भी बहती है कुन्नो नेशनल पार्क में, कुन्नो नदी या कुन्नू नदी है। ठीक है, सवाई माधोपुर के अंदर या करौली के पास में ये चंबल नदी के अंदर आके या क्या हो जाती है, मिल जाती है। एमपी में इस नदी के ऊपर कुन्नो नेशनल पार्क है। अभी जो मैंने आपको बताया वही चीज है बस, और कुछ इसमें खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है इसको अच्छे से देख लेना। अगर समझ में नहीं आए तो आप हमें पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करना, अप्रिशिएट करना, ताकि और भी आगे अच्छी क्लास आपके लिए लेके आ सके। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर प्लीज जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।